नमस्कार छात्रों, आज मैं थर्ड सेमेस्टर में जो प्रमोट हुए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए मैं आज आपका पाठ्यक्रम बताने वाला हूं कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए छात्रों, हम शुरू करते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है उस प्रश्न पत्र का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है और उसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रारंभ से लेकर रीतिकाल तक हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्रारंभ से हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रारंभ से रीतिकाल तक, यानी आरंभ से रीतिकाल तक की बात प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पढ़नी है। तो चलिए, निर्धारित पाठ्य विषय क्या है, पाठ्य विषय क्या क्या निर्धारित किया गया है, मैं अब उसकी चर्चा आपसे करूंगा कि किन किन विषयों को आपको पढ़ना है। तो देखिए छात्रों, आपको सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा पढ़ना है कि इतिहास लिखने की परंपरा कब से शुरू हुई, यानी कहाँ से यह अवधारणा पनपी कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए, यानी साहित्य इतिहास की अवधारणा, यानी प्रारंभ से लेकर हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद जैसे कालिदास हजारा, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि प्रारंभिक प्रयास थे। लेकिन हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है, तो गारसा दतासी के इस्तवार दलाल इत्रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को माना जाता है। गारसा दतासी के बाद मौलवी कमरुद्दीन, महेश दत्त शुक्ल, फिर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर इसके बाद धीरे धीरे सतत परंपरा चलती चली जाती है मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल। फिर लगातार कई लोगों ने साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया कि साहित्य के इतिहास की अवधारणा कहाँ से पनपी और कैसे उसका विकास हुआ, हम ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, इतिहास, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा तथा मूल्यबोध, साहित्य इतिहास की परंपरा तथा मूल्यबोध। फिर इसके बाद छात्रों अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है और मूल्यबोध क्या है, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू होती है और उसमें किन किन मूल्यों का होना अनिवार्य है। जैसे इतिहास लिखा जा रहा है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में किन किन मूल्यों की जीवन दृष्टि का अनुपालन होना चाहिए, यह बात भी समुचित रूप में इतिहास में आनी चाहिए। इसके लिए भी विभिन्न विद्वानों ने विचार दिए हैं, जो विचार दिए हैं उन विचारों को हमें लिखना है। फिर इसके बाद अगली बात क्या लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य जो हमारा है इस इतिहास लेखन में प्रारंभिक काल में न तो कवियों का समय निर्धारित है, न तो कृतियों का समय निर्धारित है, न तो कृतियां ही परिपूर्ण हैं। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश की हैं कि हिंदी की हैं, यह निर्धारित करना कठिन है। तो उस कारण से इन सभी समस्याओं की चर्चा मैं आपसे इस हेडिंग के अंतर्गत करूंगा, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि क्या क्या वे समस्याएं हैं जिन कारण से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। फिर इसके बाद क्या हमें पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कि किन किन कालों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को, और क्या क्या नामकरण दिया गया है, क्या क्या नाम दिया गया है और नामकरण। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, अगले स्टेप में और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण किस तरह से हुआ है और नामकरण की समस्याएं क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, नामकरण की समस्या यह है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें सबसे ज़्यादा नामकरण हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग में कुछ लोग आदिकाल कहते हैं, कुछ लोग अलंकृत काल कहते हैं, कुछ लोग उत्थान काल कहते हैं, कुछ लोग उसका नाम सिद्ध साहित्य रखते हैं या सिद्ध सामंत काल रखते हैं या आधार काल नाम रखते हैं। इस तरह से काल विभाजन और नामकरण की समस्याओं पर चर्चा हम करेंगे। फिर इसके बाद अगली बात क्या पढ़नी है, तो अगली बात हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में विविध नामकरण यानी आदिकाल का भिन्न भिन्न नाम क्या है, विविध नामकरण। आप ये सिलेबस समझ लीजिए, रट डालिए, क्योंकि एक एक हेडिंग इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आएगी और इन्हीं की चर्चा मैं आपसे करूँगा। विविध नामकरण, मुख्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो मुख्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जैसे आदिकाल में साहित्यिक प्रवृत्ति अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य और गद्य साहित्य, लौकिक साहित्य, ये साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कैसी थी, इनकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। और प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाओं को भी आपको पढ़ाऊँगा जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। प्रतिनिधि रचनाकार व रचनाएं यानी प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। और जो पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रतिनिधि रचनाकार कौन सी हैं, तो देखिए प्रतिनिधि रचनाकार वे हैं जैसे सरहपा हो गए, सबरपा, अब नाथ साहित्य के जैसे गोरखनाथ हो गए। फिर इसके बाद रासो साहित्य के चंद्रबरदाई हो गए और लौकिक साहित्य के अब्दुल रहमान हो गए। और इसके बाद अमीर खुसरो और विद्यापति जैसे कवियों की कृतियों और उनकी रचनाओं की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, भक्तिकाल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भक्तिकाल। भक्तिकाल में क्या क्या बातें होनी हैं, भक्तिकाल में सेम टू सेम ऊपर जो दी गई बातें हैं, अर्थात भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं। भक्तिकाल की क्या पढ़नी है, भक्तिकाल की सामान्य विशेषताओं को पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, सामान्य विशेषताओं के अलावा भक्तिकाल की विभिन्न काव्य धाराओं को पढ़ना है। भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, भक्तिकाल की काव्य धाराएं वो कौन कौन सी हैं, तो भक्तिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं जैसे, अब जैसे क्या है, निर्गुण काव्य, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में किसका किसका अध्ययन करना है, निर्गुण काव्य धारा में
प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी शाखा को हमें पढ़ना है। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी यानी कबीरदास जी, प्रेमाश्रयी शाखा यानी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो उनका भी हमें अध्ययन करना है। फिर इसके बाद और क्या हमें पढ़ना है? और हमें पढ़ना है निर्गुण काव्य धारा के बाद सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में क्या पढ़ना है? तो सगुण काव्य धारा में हमें कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति काव्य धारा के बारे में सामान्य जानकारी हमें रखनी है और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को भी पढ़ना है। काव्य धारा और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ना है। किनको पढ़ना है? प्रमुख प्रवृत्तियों को। और क्या पढ़ना है हमें इस युग में, इस काव्य धारा में, अर्थात भक्ति काव्य धारा में? तो हमें इस भक्ति काव्य धारा में यानी राम भक्ति काव्य धारा में हमें भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का भी अध्ययन करना है, यानी उनकी रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो भक्ति काल में हमें भक्तिकालीन कवियों और उनकी रचनाओं के वैशिष्ट्य को पढ़ना है। और इसके बाद क्या पढ़ना है? रीति काव्य, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में तो रीति काल के बारे में पढ़ना है। रीति काल में क्या क्या पढ़ेंगे हम, वो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ और आप बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए आप अपने पाठ्यक्रम को। तो रीतिकाल में आपको पढ़ना है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का क्या पढ़ना है? नामकरण, यानी रीतिकाल का विविध नामकरण क्या है? रीतिकाल का विविध नामकरण यह है उत्तर मध्यकाल, अलंकार काल या नवोन्मेष काल, इस तरह से कई नामों से जो रीतिकाल के विविध नाम हैं उनको हमें पढ़ना है। रीतिकाल का विविध नामकरण और रीतिकाल की विभिन्न धाराएं, रीतिकाल की विभिन्न धाराओं का अध्ययन हमें करना है। कौन कौन सी धाराएं थी? तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धाराएं उस समय थी। तो देखिए कौन कौन सी धाराओं को पढ़ना है? रीतिबद्ध, क्या? रीतिबद्ध काव्य धारा पढ़ना है। और रीति सिद्ध, जैसे बिहारी हो गए, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धाराओं का अध्ययन हमें करना है। जैसे घनानंद हो गए, तो इन सभी काव्य धाराओं का अध्ययन भी हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है। और क्या हमें पढ़ना है इसमें? तो और हमें पढ़ना है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का, रीतिकाल की प्रमुख रचनात्मक प्रवृत्तियों का। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं अलंकार विषयक रचनाएं, छंद विषयक रचनाएं, सर्वांग निरूपक रचनाएं। इन सभी को रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत रखा जाता
है। और हमें क्या पढ़ना है रीतिकाल में? रीतिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार व उनकी रचनाएं, यानी रीतिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले पेपर में आपको इतनी ही बातों का अध्ययन करना है। ठीक है छात्रों, फिर इसके बाद अगला पेपर है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से अब तक। अब देखिए छात्रों, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें तो आपने हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से आरंभ से रीतिकाल तक पढ़ा। अब जो दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से अब तक, यानी भारतेंदु युग से अब तक जो हिंदी साहित्य में लिखी गई रचनाएं हैं उनका अध्ययन आप इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। तो उसमें पहली बात आपको क्या पढ़नी है? तो पहली बात आपको यह पढ़नी है इसमें कि आपको सबसे पहले आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आधुनिक काल के बारे में आपको पढ़ना है। और आधुनिक काल में किन किन युगों का अध्ययन आप करेंगे? तो आधुनिक काल में आप भारतेंदु युग का अध्ययन करेंगे और भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों को आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आधुनिक काल में किसे पढ़ेंगे? द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के बाद आप क्या पढ़ेंगे? छायावादी युग को आप पढ़ेंगे। छायावाद को आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? तो प्रगतिवाद को आप पढ़ेंगे। जो हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है उसका आप अध्ययन करेंगे। प्रगतिवाद के बाद आप क्या पढ़ेंगे? प्रयोगवाद पढ़ेंगे। प्रयोगवाद के बाद आप क्या पढ़ेंगे? नई कविता पढ़ेंगे। नई कविता का युग आप पढ़ेंगे। नई कविता के युग के बाद आप क्या पढ़ेंगे? तो नई कविता के बाद आप समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को भी पढ़ेंगे और समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन आप करेंगे। तो देखिए छात्रों, इतनी हिंदी साहित्य के इतिहास में इतनी बातों का अध्ययन आपको करना है। किसी भी कीमत पर इन बातों का अध्ययन आप करेंगे। तो चलिए हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। और आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब शुरू होता है? तो वह भारतेंदु युग से शुरू होता है। और भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? तो भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 तक कविता की कैसी प्रवृत्ति रही है द्विवेदी युग में, अर्थात 1900 से 1918 तक किस तरह की कविता लिखी गई, 18 से 36 तक छायावादी युग में कैसी कविता लिखी गई, और 1836 से 43 के बीच में कैसी कविता लिखी गई, 43 से 1953 तक प्रयोगवादी कविताएं कैसी थी, नई कविताएं 1953 से 1960 तक कविताओं का स्वरूप कैसा था, और समकालीन कविताएं कैसी लिखी जा रही हैं और उनका क्या क्या उनमें विशेष प्रवृत्तियां हैं जो कविता को विशेष बनाती हैं, उनका अध्ययन आपको करना है। अब इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे कि हिंदी की आधुनिक काल के प्रमुख कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। किसका? आधुनिक काल के प्रमुख कवियों
और उनकी रचनाओं का परिचय आप प्राप्त करेंगे। यानी कौन कौन प्रमुख कवि जिनका आप परिचय प्राप्त करेंगे, तो भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और द्विवेदी युग में आप आएंगे तो द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त प्रमुख कवि के रूप में विख्यात हैं। छायावादी युग में आएंगे तो प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा प्रमुख कवि के रूप में विख्यात हैं। और फिर प्रगतिवाद में आएंगे तो भवानी प्रसाद मिश्र नागार्जुन मुक्तिबोध अज्ञेय इत्यादि की रचनाओं का आपको अध्ययन करना है। और आप नई कविता के युग में जाएंगे तो प्रमुख कवि कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र इत्यादि कवियों का आपको अध्ययन करना है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताओं का आपको अध्ययन करना है। समकालीन कविताओं में मृदुला गर्ग और कुमार विश्वास, कविता जी जैसी श्रेष्ठ कवयित्रियों की रचनाओं का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद आप किसका अध्ययन करेंगे? तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का। किसका? हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का आपको अध्ययन करना है। प्रमुख विधाओं में कौन कौन आती हैं? प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध। निबंध का आपको अध्ययन करना है तथा और क्या करना है? गद्य की नवीन विधाओं, यानी कौन कौन गद्य की नवीन विधाएं हैं? रेखाचित्र, क्या है? रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण और रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रावृत्त, और डायरी, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, फीचर, व्यंग, जीवनी और व्यंग। व्यंग का क्या करना है आपको? तो व्यंग का आपको अध्ययन करना है। आदि का परिचय प्राप्त करना है कि कहानी क्या होती है, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध क्या होता है, और नवीन विधाओं रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रावृत्त, डायरी, इंटरव्यू, फीचर, जीवनी और व्यंग आदि का आपको परिचय प्राप्त करना है। और आपको किसका अध्ययन करना है? हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में गद्य साहित्य के प्रमुख लेखकों और गद्य साहित्य के देखिए छात्रों, फिर गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं का आपको अध्ययन करना है और प्रमुख जो रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। जैसे गद्य साहित्य में सबसे चर्चित रचनाकारों में नाटककार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसिद्ध हैं। तो नाटककार या प्रताप नारायण मिश्र निबंध के क्षेत्र में, बालकृष्ण भट्ट निबंध के क्षेत्र में, नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी और राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल
और इसके बाद गद्य साहित्य की विविध विधाओं के प्रमुख रचनाकारों का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद हिंदी आलोचना का समकालीन विमर्श आपको पढ़ना है, यानी दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श का अध्ययन भी आपको करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास जो आपका प्रारंभ से रीतिकाल तक है उसके प्रथम बिंदु का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और घर पर बने रहिए।